हेलो एंड वेलकम बैक टू लॉ इन डिटेल। आज हम समझने वाले हैं सेक्शन 125 विच डील्स विथ मेंटेनेंस। सो आइए समझते हैं 125 को। उससे पहले इफ आई आस्क यू दैट व्हाट डू वी मीन बाय मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस जो होता है ना, इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन सीआरपीसी। सीआरपीसी में कहीं नहीं दिया हुआ है कि मेंटेनेंस में क्या क्या आएंगी, but obviously through the case laws we have understood that it includes रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर मेंटेनेंस होते हैं। बट इफ आई आस्क यू दैट नाउ इन द 21st century is the food, clothing and shelter only sufficient to maintain you? So the answer will be no. Apart from food, clothing and shelter, nowadays we also require एजुकेशन एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस। सो ये सारी चीज़ें आज के टाइम में वी विल कॉन्स्टिट्यूट मेंटेनेंस। अब ये कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी, इट डिपेंड्स एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, द स्टेटस ऑफ द पर्सन एंड वेरियस अदर थिंग्स विच विल अंडरस्टैंड फर्दर। अब नाउ इफ वी कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी आर हैविंग मेंटेनेंस प्रोविजन अंडर द पर्सनल लॉज ऑल्सो। सो हमने ये देखा है कि पर्सनल लॉज जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वी हैव सीन दैट हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 एंड 25 इज डीलिंग विथ मेंटेनेंस। वैसे ही हामा के सेक्शन 18, 19 एंड 20 में मेंटेनेंस इज देयर। सिमिलरली अगर हम मुस्लिम लॉज पढ़े तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986, वहाँ पे भी मेंटेनेंस के प्रोविजंस हैं। सो why we have included it under section 125? आंसर ये है कि भले ही पर्सनल लॉज में है बट 125 इज प्रोवाइडिंग यू अ मच स्पीडियर रेमेडी। 125 एक सेक्युलर प्रोविजन है। सो ये ऐसा नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट की तरह कि बस हिंदूज क्लेम कर सके, या फिर 1986 का एक्ट की तरह कि बस मुस्लिम्स क्लेम कर सके। सो 125 anybody belonging to any religion can come and claim maintenance. Secondly, 125 एक आपको स्पीडियर रेमेडी देता है पर्सनल लॉ से कंपेयर्ड। सो जहाँ पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस के एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए आपका एक अच्छा खासा टाइम लगेगा, वहीं 125 विल डू इट इन अ स्पीडियर मैनर, एक समरी मैनर में कर देगा ये, इन ऑर्डर कि वेगरेंसी और डेस्टिट्यूशन ना हो जाए सोसाइटी में। और वीकर सेक्शन कौन होते हैं? वीकर सेक्शन द वुमेन, द वाइफ्स हु आर क्लेमिंग मेंटेनेंस, द चिल्ड्रन, द ओल्ड एंड इन्फर्म पेरेंट्स, ताकि वीकर सेक्शंस को डेस्टिट्यूशन और वेगरेंसी से प्रिवेंट किया जाए। आई होप ये समझ गए आप। अब देखो ये भी तो क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा ना आपके दिमाग में कि नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स क्या है 125 और 120 से लेकर 128 तक की। देखो ये प्रोविजंस कहाँ कंटेन्ड है? सीआरपीसी में। तो आप सोचोगे दैट दीज आर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, बट नो, दीज आर नॉट प्योरली क्रिमिनल, रादर दीज आर क्वाज़ी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सो दीज आर नॉट क्रिएटिंग एनी ऑफेंस। जब आप मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स देखते हो ना, वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं रिस्पोंडेंट, वी डोंट यूज द वर्ड अक्यूज्ड। हम अक्यूज्ड वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं जो हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में यूज करते हैं। वी आर यूजिंग द वर्ड रिस्पोंडेंट विच बेसिकली वी यूज्ड इन सिविल प्रोसीडिंग्स। सो यहाँ पे भी आपको समझने में एक हेल्प मिल रही होगी कि दीज आर इन द नेचर ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स एंड सिंस इट इज कंटेन्ड इन सीआरपीसी, henceforth we can say that these are quasi criminal proceedings and not purely criminal. Okay? अब देखो 125 से लेकर 128 के प्रोविजंस एग्जॉस्टिव है या नहीं है? By the term exhaustive we means that these provision relating to maintenance, are they full-fledged or not? Or do we need to look into certain other provisions also? So अगर आप 125 से 128 देखोगे ना, so it is dealing with किन किन को मेंटेनेंस देना है, इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन, टाइम लिमिट फॉर दैट, इनफैक्ट द प्रोसीजर जिसमें ये एप्लीकेशन चलेगी, द इन्फोर्समेंट
ऑल्टरेशन की प्रोसीजर, ऑर्डर को इन्फोर्स कैसे किया जाएगा, ऑल दीज थिंग्स आर कंटेन्ड इन 125 to 128. So in short we can say that these provisions are self-contained in itself and elaborate and exhaustive, है ना, सेल्फ कंटेन्ड है, अपार्ट फ्रॉम वन थिंग, एक एक्सेप्शन है इसका, और वो एक्सेप्शन है समन्स. सो जब भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल होती है और समन भेजना होता है रिस्पोंडेंट पे, तो समन्स के लिए यू नीड टू लुक इनटू द प्रोविजंस इन सीआरपीसी रिलेटिंग टू समन्स. तो आपको दूसरे प्रावधानों में देखना पड़ेगा, बिकॉज 125 to 128 इज नॉट प्रोवाइडिंग यू कि आप समन कैसे भेजोगे एंड समन से रिलेटेड चीज़ें. आई होप ये क्लियर है. ओके, सो इट इज एग्जॉस्टिव अपार्ट फ्रॉम समन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज करता है कि क्या 125 किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे लगता है क्या? सो द आंसर हियर इज नो, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये एक सेक्युलर प्रोविजन है. So this is applicable to all persons and it is immaterial कि आपका religion क्या है, nationality क्या है और domicile क्या है. But obviously no, legality और validity of marriage को check करने के लिए personal laws में जाना ही पड़ेगा. समझ रहे हो ना? एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज कर लो कि एक वाइफ है. सो Hindu wife, Muslim wife, Jew wife, Parsi wife, Christian wife, anybody can come and claim maintenance under 125. It being secular. लेकिन अगर हिंदू वाइफ बोलती है कि ये मेरा लॉफुली वेडेड हस्बैंड है, तो शादी लॉफुल है या नहीं, सेरेमनीज परफॉर्म हुई हैं या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा हिंदू पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट हिंदू पर्सनल लॉज में either of the party के लिए one of the essential ceremony was सप्तपदी. अगर सप्तपदी नहीं परफॉर्म हुआ, वो essential ceremony नहीं परफॉर्म हुई है या नहीं परफॉर्म, ये आपको पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग चेक करना है. और अगर नहीं हुई है तो 125 में भी शी कांट क्लेम मेंटेनेंस. अब आइए समझते हैं रेस जुडिकाटा और सेक्शन 125 सीआरपीसी के रिलेशन के बीच में. रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बेसिकली रेस जुडिकाटा इज अ कॉन्सेप्ट दैट जब पार्टी सेम हो ना, दैट व्हेन पार्टीज आर सेम, मैटर इन इशू उनके बीच का सेम हो, एंड दैट मैटर इन इशू हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय whom? by a competent court, then that matter will not be re-agitated and reopened again and again. समझ रहे हो ना? एक बार कंपीटेंट कोर्ट ने उन पार्टीज के बीच का मैटर सुलझ कर दिया, हल कर दिए, तो फिर आप दोबारा उसको खोल नहीं सकते, बिकॉज अगर दोबारा ऐसा होता रहेगा देन प्रेजुडिस विल बी कॉज टू द पार्टीज. सो इन शॉर्ट एंड क्रिस्प, अगर आपको अच्छे से समझना रेस जुडिकाटा, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक आउट. बट यहाँ पे मैंने आपको समझाया शॉर्ट एंड क्रिस्प व्हाट रेस जुडिकाटा मीन्स. जो रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट है, इट इज बेसिकली फाउंड इन सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, बट इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू सेक्शन 11. सेक्शन 11 के अलावा भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे प्रोविजंस में पाया जाता है. सो सेक्शन 11 किसकी बात कर रहे हैं? सीपीसी मतलब सिविल लॉ की. तो क्या ये सेक्शन 11 125 पे लगेगा? बिकॉज 125 यू मस्ट रिमेंबर कि ये क्वाज़ाई क्रिमिनल है. ये है क्वाज़ाई क्रिमिनल. तो ऑब्वियसली सेक्शन 11 जो रेस जुडिकाटा से डील करता है, इट इज अंडर अ सिविल प्रोसीडिंग. तो रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11 विल नॉट अप्लाई ऑन सेक्शन 125, बट 11 नहीं अप्लाई करेगा. बट ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा, एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो, वो बहुत जगह पाए जाते हैं. सो ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा विल ऑब्वियसली अप्लाई, एंड वंस पिटिशन ऑफ मेंटेनेंस इज हर्ड एंड डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, दैट विच मीन्स कि एक बार कंपीटेंट कोर्ट ने मेंटेनेंस की पिटिशन को सुन लिया हो मेरिट्स पे, मीन्स दैट ऑल द एविडेंसेस आर टेकन,
प्रॉपरली एडमिटेड, अप्रिशिएटेड एंड देन अ डिसीजन हैज़ बीन अराइव्ड एट, तो उस केस में वापस से, है ना, वापस से आप उस सेम मैटर पे, सेम फैक्ट्स पे सुनवाई नहीं कर सकते हो. ओके, सो रेस जुडिकाटा इज अप्लाइंग हियर. लेकिन देखो क्या होता है ना, कभी कभी 127 इज प्रोवाइडिंग फॉर ऑल्टरेशन ऑफ मेंटेनेंस. अब देखो क्या होता है ना, देयर आर सर्टेन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस बिटवीन द पार्टीज. फॉर एग्जाम्पल, द हस्बैंड हु वाज पेइंग मेंटेनेंस टू द वाइफ, द हस्बैंड हैज नाउ लॉस्ट द जॉब. या फिर हस्बैंड फिजिकली या टेम्परली या परमानेंटली फिजिकली डिसेबल हो चुका है. या फिर वाइफ को कोई सिकनेस हो गई है, या वाइफ एक हाई पोस्ट पे प्रमोट हो गई है, या फिर बच्चे जो थे उन बच्चों को अब स्कूल से कॉलेज जाने लगे वो. सो ऑब्वियसली द एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग, somewhere it is decreasing. So whenever there is a change of circumstance, section 127 allows you to file the application of maintenance again for alteration. तो यहाँ पे भी देखो पार्टी सेम है, मैटर इन इशू भी सेम है, लेकिन चूंकि चेंज ऑफ सर्कमस्टांस है, सो 127 इज अलाउइंग यू कि आप आके ऑल्टर करा लो. सो यहाँ पे भी रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा. वैसे ही 125 एक क्वाज़ाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, एंड मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स are also done under civil laws by the civil courts, and since both these proceedings are independent in nature, तो वहाँ पे भी res judicata will not be a bar. अब देखो कई बार होता है ना, इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है बिटवीन द डिसीजंस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स. सो व्हाट हैपेंस इज नो कि सिविल कोर्ट ने बोल दिया कि ये दोनों लोग ना, ये कपल्स, दीज आर हस्बैंड एंड वाइफ, सॉरी दीज आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ. सिविल कोर्ट ने बोला ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, जबकि 125 में जेएमएफसी के कोर्ट ने बोल दिया है दैट दीज आर हस्बैंड एंड वाइफ. बट अंडरस्टैंड, ये जो 125 है ना, दैट इज ओनली अ स्पीडियर रेमेडी. इट इज प्रोवाइडिंग योर समरी रेमेडी, ताकि कोई वेग्रेंट ना हो जाए, डेस्टिट्यूशन ना हो जाए. इट इज नॉट डिटरमाइनिंग द राइट्स ऑफ द पार्टीज. डिटरमाइन करना कि राइट ऑफ द पार्टीज क्या है, स्टेटस ऑफ द पार्टीज क्या है, इट इज डन अंडर सिविल लॉज. सो नेचुरली जब भी इनकन्सिस्टेंसी आएगी उस रिस्पेक्ट में, सो द डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट्स शैल प्रिवेल. द नेक्स्ट पॉइंट इज both the courts, both means that the civil and criminal courts, they cannot restrict each other. रिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब है वो एक दूसरे को रोक नहीं सकते हैं कि सिविल कोर्ट बोले कि हमारे यहाँ मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग चल रही है तो 125 का मत चलवाओ, या फिर 125 में जेएमएफसी कोर्ट सेज दैट मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स आर डन हियर, सो सिविल कोर्ट्स ना करें. ठीक है, सो दीज थिंग्स यू नो, यहाँ पे क्या होते हैं ना कि ये ऐसे रोक नहीं सकती हैं. सो दे कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट ईच अदर, बट ओवरऑल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कैन बी एडजस्टेड, उसको ऑफसेट कर सकते हैं. अब एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मान लो ये क्रिमिनल कोर्ट है ना, क्वाज़ाई क्रिमिनल कोर्ट है, और ये सिविल कोर्ट है. सो द क्रिमिनल कोर्ट इज प्रोवाइडिंग यू अ मेंटेनेंस ऑफ 30 लाख, सिविल कोर्ट कर रही है 35 लाख की. तो ऐसे तो हस्बैंड को 65 लाख देने पड़ जाएंगे ना, प्रेजुडिस तो हस्बैंड को कॉज हो जाएगा. सो व्हाट द सिविल कोर्ट कैन डू, जो भी बाद में मेंटेनेंस पास करिए दैट कोर्ट, व्हाट इट कैन डू इज दैट 35 लाख्स में से 30 लाख्स को वो एडजस्ट कर लेगी, बिकॉज दैट हैज़ बीन ग्रांटेड अंडर 125, और ये बस बचा हुआ अमाउंट जो 5 लाख का है वो डिमांड करेगी, है ना, पे करने के लिए बोल देगी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड हियर इज दैट कि दोनों रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं, दोनों अपनी सेपरेट पास कर सकती है मेंटेनेंस ऑर्डर, बट जितना भी पास करती हैं, पास करते वक्त उनको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा द मेंटेनेंस अमाउंट विच हैज़ बीन ग्रांटेड बाय द अदर कोर्ट्स एट द सेम टाइम, एंड नाउ दे हैव टू म्यूचुअली गेट इट एडजस्टेड एंड ऑफसेटेड. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन सिविल कोर्ट्स इशू एन इंजंक्शन ऑर्डर, कि हमारे यहाँ मेंटेनेंस चल रही है 125 की, रोक दो, स्टे लगा दो, क्या ऐसा कर सकती है सिविल कोर्ट्स? ये आपको मैंने पता ही बता चुका है कि नो, इट कैन नॉट बी डन बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स. एक सिविल है एक क्रिमिनल है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, सो दोनों ही पास कर सकती है, बट ऑब्वियसली ओवरऑल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस नीड्स टू बी एडजस्टेड.
अब देखो 125 राइट्स ऑफ द पार्टीज डिटरमाइन करेगी, फुल फ्लेजेड तरीके से बता देगी कि ये स्टेटस है पार्टीज का, ये राइट्स है? सो नो, राइट्स ऑफ द पार्टीज डिटरमाइन होती है इन अ फुल फ्लेजेड वे अंडर द सिविल लॉज. 125 is only a summary remedy to prevent destitution, vagrancy, and hence it will not determine the right of the parties. अब देखो ये क्वेश्चन तो आता होगा ना कि 125 में ऑर्डर पास कर दिया कोर्ट ने. अब मान लो हस्बैंड अग्रीव्ड है, ही इज फीलिंग दैट ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट हो गया है मेरे अगेंस्ट. वहीं पे मान लो वाइफ ये फील हो रही है कि कम कर दिया कोर्ट ने मेंटेनेंस ग्रांट. सो अगर कुछ parties aggrieved हो रही है after the maintenance order, so if they want to appeal, can they appeal or not? So no, they cannot go in an appeal. अपील तो नहीं है. अपील नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हो? रिविजन में जा सकते हो, है ना? You can go to the revisional courts and you can file for revision against the maintenance order. वैसे ही 125 में आपको पता होगा, if you have read 125 थोड़ा सा भी, you know that 125 में मेंटेनेंस ऑर्डर तो पास होता ही है, साथ ही साथ इंटरिम मेंटेनेंस भी आप ऑर्डर ले सकते हो. इंटरिम मेंटेनेंस की, इंटरिम मेंटेनेंस इज दैट मेंटेनेंस विच आर ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, कि जब तक मेंटेनेंस का जवाब नहीं आ जाता उस पूरे दौरान क्या वो ऐसी रहेंगी वाइफ विदाउट मेंटेनेंस? सो उस पूरे दौरान के लिए इंटरिम मेंटेनेंस प्रोवाइड हो जाता है. तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटरिम मेंटेनेंस भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं होता और इसीलिए रिवीजन नहीं बार्ड है. मतलब चाहे वो मेंटेनेंस का एप्लीकेशन ऑर्डर हो या फिर इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हो, दोनों ही ऑर्डर्स के अगेंस्ट नो अपील इज देयर एंड यू कैन गो इन रिविजन. आई होप ये क्लियर है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आती है कि फाइल तो कर दोगे आप, सुनेगा कौन? हु विल हियर द मेंटेनेंस पिटिशंस? So it can be heard by JMFC, that is Judicial Magistrate of First Class, or by the family courts. JMFC को पावर दी गई सुनने की अंडर सेक्शन 125 CRPC, और फैमिली कोर्ट भी मेंटेनेंस प्रोसीडिंग सुन सकती. इनको जो पावर मिली है फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत मिली है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984. तो अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे JMFC का भी कोर्ट है और फैमिली कोर्ट भी है, तो फिर ये मेंटेनेंस एप्लीकेशंस कौन से कोर्ट में फाइल की जाएंगी? सो इट हैज बीन आंसर्ड इन सेक्शन 7 क्लॉज 2 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट. इट सेज दैट जहाँ पे भी फैमिली कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड है ना, फैमिली कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ पे फैमिली कोर्ट्स विल हैव ज्यूरिसडिक्शन एंड नॉट JMFC कोर्ट. वाई सो? अब ये समझो, देयर आर सर्टेन स्पेशल कोर्ट्स, दीज स्पेशल कोर्ट्स आर क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पसेस. सो उसकी ज्यूरिसडिक्शन जनरल कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन को ओवरराइड कर देगी. So family courts are special courts created specially for hearing the matrimonial matters. So and henceforth family court की jurisdiction override कर देगी magistrate court की jurisdiction को. अब next ये question आता है कि क्या limit है, क्या कितनी maintenance देनी है 125 के अंदर. So understand earlier there was a limit of 500 rupees कि आप 500 रुपये तक ही maintenance दोगे. But क्या ये 500 आज के टाइम में sufficient है? नहीं है. Henceforth 2001 में एक amendment आई and this upper limit of 5,000 has been removed and now there is no limit, neither the lower limit nor the upper limit has been set. कितना maintenance देना पड़ेगा, what will be the quantum of maintenance will be decided by the court. The court will use its own discretion, own judicial mind, judicial prudence. The court will see the facts and circumstances of the case and accordingly decide कि कितना मेंटेनेंस ग्रांट करना चाहिए. और अगर कोर्ट को बाद में लगता है कि ऑल्टरेशन की भी ज़रूरत है तो इट कैन गेट इट ऑल्टर्ड. अब देखो, अब ये पढ़ते हैं कि किनको हक है मेंटेनेंस लेने का. आपने हेडिंग पढ़ी 125 की, व्हाट डज इट से? इट सेज मेंटेनेंस टू वाइफ्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस. तो वाइफ को, पेरेंट को और चिल्ड्रन को
हक है मेंटेनेंस लेने का, बट ऑब्वियसली देयर आर सर्टन कंडीशंस अटैच्ड विथ ऑल ऑफ देम. तो हम ये अपने वीडियोस में पढ़ेंगे कि क्या क्या एक कंडीशंस अटैच्ड हैं जिन केस में दे आर इंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर मेंटेनेंस. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज कर जाता है, यू नो व्हाट, कि क्या हस्बैंड क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस फ्रॉम वाइफ? बताओ. अब देखो, मैंने आपको बताया ना, हेडिंग बताओ मुझे पढ़ के. हेडिंग सेज मेंटेनेंस टू वाइफ, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स. हस्बैंड का नाम दिया है. इट इज ओनली टेलिंग वाइफ, parent and children. Husband has not been mentioned. So husband cannot claim maintenance under 125, है ना. अब इसी बात को ना बॉम्बे हाई कोर्ट ने जयश्री राजवाड़े वर्सेस विबन कुलकर्णी में बोला था कि देयर इज अ लीगल बार टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर 125 बाय द हस्बैंड अगेंस्ट द वाइफ. हस्बैंड अपनी वाइफ से नहीं ले सकता 125 में, बार है, बस वाइफ ले सकती है. बट कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, हस्बैंड नीड्स मेंटेनेंस एंड वाइफ इज ऑन अ वेरी गुड पोजीशन, है ना, कि वो मेंटेन कर सकती है. तो उस केस में हस्बैंड मेंटेनेंस ले सकता है, बट ऑब्वियसली नॉट अंडर सेक्शन 25. ही कैन गो अंडर सिविल लॉज. फॉर एग्जाम्पल 24 एंड 25 ऑफ HMA, वहाँ पे मेंटेनेंस ले सकते हो. तो वैसे आप अपने पर्सनल लॉज में जाकर वहाँ मेंटेनेंस ले सकते हो, बट नॉट अंडर 125. नाउ in our next further videos we will understand maintenance provisions of wife, parents and children. I have given the link in the description box. Go and check out the link. हमने वहाँ पे exhaustively cover किया है. And if you want, you can subscribe the channel and you can also give me some more feedbacks as to which videos you want on CRPC. Thank you all. If you enjoy the lecture, please like. Thanks.